हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राचीन भारत पे विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन से आए। देखिए, प्राचीन भारत में भी विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, पर जो आक्रमणकारी मध्यकालीन और प्राचीन भारत में आए उनकी अच्छी बात ये थी बेटा, वो भारत में ही आकर रम बस गए। जब यहाँ आए तो यही रच बस गए, ये उनकी एक खास बात थी। तो भारत में आके बसने वाले थे तो पहले ईरानी आक्रमण थे। प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हखामनी वंश के राजाओं ने किया, जिसे पारसिक साम्राज्य कहा जाता था। यूनानी लेखकों हेरोडोटस, एरियन और स्ट्रैबो के अनुसार पश्चिम एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस ने भी भारत पर आक्रमण करा, पर वो असफल रहा। भारत पर आक्रमण में प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम ने 3 अभिलेख बेस्टीन, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम में यह सिद्ध होता है कि उसने सर्वप्रथम सिंधु तट पे भारतीय भूभागों पर अपना अधिग्रहण प्राप्त किया। और सर्वप्रथम हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूमि पर पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। दारा द्वितीय ने यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसिक ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। ईरानी आक्रमण की प्रेरणा से भारत में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा प्रारंभ हुई। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो पहले ईरान आया, फिर यूनान आया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करते समय पश्चिमोत्तर भारत के अदन छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त था, जिसमें उसको लाभ मिला और उसने उन्हीं को विन कर दिया। 326 में उसने सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, पर इससे वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स बन गए और सबको लगा राजा पोरस अच्छे, इनकी वीरता से सिकंदर भी प्रसन्न हुआ और इनको इनका साम्राज्य वापस भी दे देता है। कहानी आती है महाराजा पोरस की। इसके बाद अब हमारा सबसे प्रमुख साम्राज्य आता है मध्यकालीन भारत से पहले। अगर सबसे बड़ा साम्राज्य कोई था तो प्राचीन भारत में वो था बच्चों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे। चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को पराजित करके इसकी स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में सारे विद्वान एक मत नहीं है। ब्राह्मण साहित्य इन्हें शूद्र बताते, बौद्ध इन्हें और जैन इन्हें क्षत्रिय कुल में बताते हैं। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त के वृषल शब्द का प्रयोग किया। रोमिला थापर के अनुसार वृषल शब्द चंद्रगुप्त ने निम्न वर्ग का था, परंतु उसका परिवार जो था पूर्णतः क्या था, वैश्य। मुद्रा राक्षस के बाद यूनानी इसे सैंड्रोकोटस कहते हैं। चंद्रगुप्त के सलाहकार संरक्षक कौटिल्य थे, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, परंतु इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने कहा है चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जस्टिन ने भी इसी प्रकार का विचार दिया है। 305 में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए और हेलेना इनके घर पे आई और टेरिटरी में एरिया, अराकोसिया, जेरोडसिया और पेरीपेनी सड़ई, जिसे काबुल बोलते हैं, ये सारे चंद्रगुप्त को इनको देने पड़े। चंद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र जो थे चंद्रगुप्त को किसने दे दिए, सेल्यूकस निकेटर ने दे दिए। सेल्यूकस की पितरी भी है ना, हेलेना, जिनका विवाह हुआ, और मेगास्थनीज जिनके राजदूत बन के आए। अच्छा, मेगास्थनीज को किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था। मेगास्थनीज जब आए तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन से एक बुक लिखी जिसका नाम है बच्चों इंडिका, और ये इंडिका आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। इसके अंश अन्य जो उस टाइम के लेखक आए उनसे मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र को सिंहासन सौंप के चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रवाह के साथ चले जाते हैं। क्या करने? कैबलिन करने। कैबलिन के लिए संलेखन एक होता है। संलेखन में अपने शरीर को कष्ट देके मारा जाता है। संलेखन करने के पश्चात श्रवणबेल गोला में अपना शरीर त्याग देते हैं और इसके बाद इनका बेटा बैठता है जिसका नाम होता है बिंदुसार। बेटा, इतिहास की पुस्तकों में बिंदुसार के बारे में एक कहानी दी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनते हैं तो चाणक्य महाराज जो होते हैं, चाणक्य अपने महाराज को डेली जहर देते थे, क्योंकि साम्राज्य में राजा को मारने का सबसे उत्तम उपाय था जहर देके। तो उसे विष से इम्यून करने के लिए उसे जहर दिया जाता है। वो जहर इतना होता है कि अगर वो कोई और जहर खा ले तो वो एक झटके में मर जाएगा। तो इन्होंने किसी को भी अपने साथ भोजन करने से मना कर रखा था, पर इनकी बीवी जिद करती है, यानी 3 निवाले खिलाते हैं और उन निवालों को खाने के पश्चात उनके गले में जहर को रोकने के लिए चाणक्य आ जाते हैं और तुरंत तलवार से उनकी गर्दन काट देते हैं पता चलने पर, और उनके भ्रूण को निकालकर बकरी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जानवर द्वारा एक बकरी के गर्भ से बिंदुसार पैदा होते हैं। इनके बदन पर छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं, इसीलिए इनका नाम बिंदुसार रखा जाता है। ये साक्ष्य रोमिला थापर की पुस्तक में अवेलेबल है, अगर आप चाहें
अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन एक पुस्तक है। उसमें रोमिला थापा ने इंट्रोडक्शन में ही ये कहानी दे रखी है, और रोमिला थापा ऐसी इतिहासकार हैं जिनको इसके बारे में हमसे ज्यादा पता है। बिंदुसार उनका पुत्र था, गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों ने इसे अमित्रोकेटस, अमित्रोघाट बोला है। स्ट्रोफिकल सीरिया के शासक एंटियोकस डायमेकस ने अपना एक राजदूत, यहाँ पर डायमेकस नाम का अपना राजदूत इनके दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसस नामक एक राजदूत भेजा। तो डायमेकस और डायनोसस इनके सरवान में थे। एथियन नामक एक अन्य यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्री पूर्वक पत्र व्यवहार होता है, और जिसमें भारतीय शासक 3 वस्तुओं की मांग करते हैं: स्वीट वाइन, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, ड्राई फिग, और एक फिलोसोफर। और इसमें से फिलोसोफर को छोड़कर बाकी चीजें इनको दे दी जाती हैं, जिसके बारे में बोलते हैं कि हम ये 2 चीजें तो दे सकते हैं, पर तीसरी चीज का हमारे यहाँ देना कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता, तो उसका क्रय विक्रय मना है, तो हम नहीं देंगे। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले इसको दमन करने के लिए सुशील गए, दूसरी बार अशोक गए। अब अशोक जब गए तो अशोक यहाँ जाने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो ये पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा बेटा, उज्जैन के गवर्नर थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुसारी थे। संभवतः बिंदुसार ने भारत के सुदूर दक्षिण को छेद कर इसमें मिला लिया था। चाणक्य बिंदुसार के भी कुछ समय तक मंत्री रहे, उसके पश्चात यहाँ से हट गए थे, ठीक है। और चाणक्य के बाद इनके मंत्री बने खल्लाटक या राधागुप्त, ठीक। कहा जाता है खल्लाटक ने बहुत ज्यादा समझाया और बिंदुसार ने चाणक्य को हटा दिया। जब चाणक्य हटे तो चाणक्य अपनी एक पोटली लेके जा रहे थे, खल्लाटक को वो भी नहीं अच्छा लगा, उन्होंने इनको मार दिया और उनकी पोटली खोली। पोटली खोलते ही सब लोग मर गए। तो चाणक्य की भी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। इसके बाद अगले शासक आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को सिंधी अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा। देखिए बौद्ध ये इसलिए बोलते हैं कि बताते देखो कितना क्रूर शासक हमने इसे अपनाया। 3 नामों का प्रयोग हुआ: अशोक, देवानाम, प्रियदर्शी राजा और रक्षा। प्रथम बार इसका नाम मास्की के लघु शिलालेख में मिलता है। दिव्यावदान में उसका प्राथमिक नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन बोला जाता है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। कल्लड़ की राजतारा के अनुसार ये शिव का उपासक था। प्रारंभ कश्मीर में बेतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया? 1 लाख लोग मार दिए गए और 1,50,000 लोग बंदी बना दिए गए। कलिंग के आतिकुंभ अभिलेख से प्रकट होता है उस समय कलिंग के राजा नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग के युद्ध और उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें अभिलेख में लिखा है, और उसने कहा है कि भाई कलिंग जरूरी क्यों था? कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग के बाद आक्रमण किया। पर दूसरा बंदरगाह था, सीमा के लिए जरूरी था, इसलिए किया। इस पास उसका सम्राट उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कटियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला। अशोक के बारे में समझ जानकारी हमें कहां से मिलती है? अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो अशोक के अभिलेख जो है ना, प्रशासनिक शासन था। रुमनदेही अभिलेख में का विषय आर्थिक है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, बट जो रुमनदेही है वो आर्थिक विषयों को देखता है। 14वां शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत बताता है। लघु शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत इतिहास और धम्म का सारांश बताते हैं। 7 स्तंभ लेख शिलालेख की परिशिष्ट हैं। 4 लघु शिलालेख अशोक के धर्म के प्रति आसक्ति दिखाते हैं। कलिंग अभिलेख कलिंग के युद्ध के पश्चात प्रशासन का नया स्वरूप दिखाता है। भाबरू अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाना दिखाता है। बारबर की गुफाएं अशोक की सहिष्णुता दिखाता है। तराई स्तंभ अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान को दिखाता है। तो इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो अब यहाँ पर बता पाएंगे। अब इनके कई शिलालेख में बृहद शिलालेख एक कहता है पशु हत्या उत्सव समारोह पे प्रतिबंध, और कहता है सभी मेरी संतान है। बृहद शिलालेख 2 में कहते हैं सामाजिक कल्याण कार्यों से चर्चा की गई है। तीसरे में ब्राह्मण श्रवण के प्रति उदारता, माता पिता के प्रति समाज, सोच समझकर धन खर्च करना और धन बचाना सिखाया गया है। बृहद लेख 5 में पहली बार शासन के 10वें वर्ष में धम्मामात्रों की नियुक्ति दिखाई गई है। 6ठे में धम्मामात्रों का आदेश दिया है कि और दूसरे भागों के लिए सजग और सक्रिय शासन के और सुचारू व्यापार की बात की है। बृहद लेख 7 में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात की है। बृहद शिलालेख 8 में धम्म यात्रा की बात की है। बृहद शिलालेख 9 में समारोह की निंदा और धम्म नीति की श्रेष्ठता दिखाई है। बृहद शिलालेख 10 में धम्म नीति की व्याख्या की है। बृहद शिलालेख 11 में धार्मिक सहिष्णुता की व्यापक चर्चा की है। बृहद लेख 12 में युद्ध के स्थान पर धम्म विजय और कलिंग विजय का वर्णन दिया है। कलिंग विजय के पश्चात उन्होंने कहा कि भेरी घोष होना चाहिए, धम्म घोष हटा भेरी घोष की जगह धम्म घोष को लाना चाहिए, जिसमें हम उत्सव करेंगे। विदित कलिंग राज्य को मगध साम्राज्य का अंग बनाया और इसकी राजधानी तोषली थी। अशोक पहला ऐसा शासक था माध्यम से अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या करता था? संबोधित करता था। और ईरानी शासक दारा ने सबसे पहले अभिलेख बनवाए थे। अशोक के अभिलेखों सर्वाधिक सर्वप्रथम
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्णित साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इसने ब्राह्मी, अरामाइक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है, ये भी आपको यहीं से याद रखना है, ठीक है। और तो कुछ इसने यहाँ पे किया नहीं है। इसके बाद अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक के शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक विद्वान बौद्ध भिक्षु धर्म में दीक्षित होते हैं और उसके बाद मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूप में बौद्ध बन जाते हैं। दिव्यावदान में अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने इनको इसमें डाला। इसके बाद अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया और वहां के कर को मुक्त कर दिया और वहां पर 1/8 कर लेने लगा। मास के अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। भाब्रू लेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, 10 स्तंभ और संघ के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। बुद्ध, संघ और धम्म। अच्छा, अशोक का धम्म जो है वो बिल्कुल अलग है, तो अशोक के धम्म को आपको समझना पड़ेगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए इसने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, जिन्हें आचार संहिता बोलते हैं, उन्हें अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो राहुल लोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक धम्म का आशय मानव का नैतिक उत्थान है और मानव के नैतिक उत्थान को छोड़कर ये कुछ नहीं करते। उपासक बौद्ध धर्म अशोक बौद्ध धर्म अशोक के धम्म को मूल स्रोत था, जिसका चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति था। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इसने क्या किया, प्रादेशिक युद्धकों को अपने 5वें वर्ष में धम्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा और कहा हर 5वें वर्ष आप इसके लिए जाएंगे। राजा अभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने धम्मामात अधिकारी की नियुक्ति की, जिनका प्रमुख कार्य जनता के कल्याण का कार्य करना और धम्म का प्रचार करना था। 7वें स्थली में उल्लेखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म का संदेश है ना, श्रावण कहलाता था। और विभ्रू विराट अभिलेख में अशोक ने धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक के दूसरे स्तंभ में भी उनके गुणों का उल्लेख मिलता है, उन्हीं को धम्म में कहा गया। अशोक द्वारा धर्म का प्रचार किया गया। धर्म प्रचार में मजंती कश्मीर और गंधार गए, महारक्षित यूनान प्रदेश गए, मध्यम हिमाचल प्रदेश गए, धर्म रक्षित उपरांत गए, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव महामंडिल मैसूर है ना, रक्षित बनवासी, सोन और उत्तर सुवर्ण और महेंद्र जो थे वो लंका गए। इतने लोगों को इन्होंने यहाँ भेजा। इसको आप यहीं से याद कर लीजिएगा, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रहेगा। अशोक के बाद इनके कई सारे उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद उसका बेटा कुणाल बैठा और कुणाल का पुत्र जालौक बैठा, कश्मीर तथा बिजनेर गंधार का शासक बना। मगध का अंतिम शासक गरदत्त था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर ये मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।